नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी से मॉडर्न एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट कर रहे थे। 11th की एनसीईआरटी से राम शरण शर्मा की बुक से 3 चैप्टर के बहुत सारे हिस्से तक मैंने कंप्लीट कर दिया था। आज हमें जो हमारे साहित्य हैं वो कौन कौन से ऐसे साहित्य हैं जो हमारे इतिहास के निर्माण में मदद करते हैं, बहुत सारे ऐसे साहित्य हैं, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे नहीं, मैं इस तरह से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ कि एक बार में आपको समझ में आ जाए। हिस्ट्री सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है आपके पीटी और मेंस एग्जामिनेशन का, इसलिए इसको ध्यानपूर्वक देखा कीजिए और थोड़ा सा जहाँ भी संभव हो सके जो लोग पढ़ते हैं उनके बीच में आप शेयर भी कर सकते हैं। लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, लाइन में तब पढ़ता हूँ जो आपको पहले समझा देता हूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। कल हमने क्या सब देखा था? हमने देखा था कि अभिलेख जो होते हैं, अभिलेख और आपका कौन सा सिक्के, ये किस प्रकार से मदद करते हैं इतिहास के निर्माण में, जिसमें अलग अलग सिक्कों के बारे में मैंने आपको बताया था और अभिलेख के बारे में बताया था कि अभिलेख से किस प्रकार के इतिहास लिखे जाते हैं। आज ऐसे साहित्यिक स्रोत हैं जिसके बारे में जानना चाहिए। बहुत सारे ऐसे नाटक हैं, बहुत सारे ऐसे धार्मिक ग्रंथ हैं, बहुत सारे ऐसे अलौकिक और लौकिक दोनों तरीके के ग्रंथ हैं जिनसे हम क्या करते हैं, अपने इतिहास का निर्माण करने की कोशिश करते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत सारे किताबों के नाम आएंगे जो आपको याद करने हैं क्योंकि प्राचीन ग्रंथ हैं वो सारे। जैसे इस बार भी पूछा गया था यूपीएससी में भी विशाख दत्त के नाटक के बारे में और बीपीएससी में भी पूछा गया था विशाख दत्त के बारे में, तो इसलिए ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। देखिए क्या है कि यद्यपि प्राचीन भारत के लोगों को लिपि का ज्ञान 2500 ईसा पूर्व में ही था, परंतु हमारी प्राचीनतम उपलब्ध पांडुलिपि ईसा के 4वीं सदी के पहले की नहीं है और ये मध्य एशिया से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? तो मध्य एशिया से प्राप्त हुई है। पाणिनि के व्याकरण वगैरह सब कुछ हम लोग पढ़ेंगे। भारत में पांडुलिपि भोजपत्र और तालपत्रों पर लिखी मिलती है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था। कागज़ का आविष्कार 11वीं सदी में कहाँ पर हुआ है? तो चीन में हुआ है। तो इसलिए अपने यहाँ पर भोजपत्र या कंठस्थ विधि का बहुत ज़्यादा प्रचलन था। कंठस्थ कर लेते थे और उसको आगे की पीढ़ी में बढ़ा देते थे। ओके, ये पांडुलिपियाँ मेष चर्म यानी कि लेदर या काष्ठ फलक लकड़ी पर लिखी गई हैं। इन्हें हम भले ही अभिलेख कर दें, परंतु ये एक प्रकार की पांडुलिपियाँ, पांडुलिपि का तात्पर्य होता है पुराने अभिलेख, पुराने लिखे हुए चीज़ें, जिसको आज हम देखते हैं पुराने लिखे हुए काष्ठ पर, भोजपत्र पर, इन सब को क्या कहा जाता है? पांडुलिपि कहा जाता है। ओके, उन दिनों मुद्रण कला का आविष्कार नहीं हुआ था, प्रिंटिंग वगैरह का, इसलिए पांडुलिपियाँ मूल्यवान समझी जाती थी। वैसे तो समूचे भारत में संस्कृत की पांडुलिपियाँ मिली हैं, परंतु इसमें से अधिकांश दक्षिण भारत, कश्मीर और नेपाल से प्राप्त हुई हैं। आजकल अधिकांश अभिलेख संग्रहालय में और पांडुलिपि पुस्तकालयों में संचित रूप से रखे गए हैं। अधिकांश प्राचीन धार्मिक ग्रंथ विषयों पर होते हैं। जैसे हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ कल मैंने डिटेल में बताया था, वेद, रामायण, महाभारत, पुराण आदि आते हैं। कल मैंने बताया था कि ये किस प्रकार से इतिहास को समझने में मदद करते हैं। कल मैंने समझाया था कि किस प्रकार से रामायण की जो सामाजिक स्थिति है, रामायण में जो स्त्रियों की दशा है, उसको पढ़कर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस समय रामायण ने मूल रामायण की रचना की गई थी उस समय महिलाओं की स्थिति क्या रही होगी, उस समय समाज में जो आपका एथिक्स होता है उसका लेवल क्या था, इन सब चीज़ों का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। महाभारत से क्या पता चलता है कि एक स्त्री के एक से ज़्यादा पति भी हो सकते थे, यानी कि बहुपति प्रथा जो है वो आपको कहाँ से पता चलता है? तो महाभारत से पता चलता है। और ये भी पता चलता है कि महिलाओं के जो चॉइस होते हैं उसको प्रबलता दी जाती थी विवाह को लेकर। स्वयंवर व्यवस्था का तात्पर्य होता है कि महिला खुद से चुनती है अपने पति को, कोई लड़का किसी लड़की को नहीं चुनता था, बल्कि लड़की जो है वो 10 लड़कों में से एक को चुनती थी कि मुझे किसके साथ विवाह करना है या नहीं। यानी कि महिलाओं की स्थिति जो थी वो अच्छी थी उस समय में, कोई बुरी नहीं थी। महाभारत में आप स्वयंवर देखते हो, रामायण में आप स्वयंवर देखते हो, लेकिन आज के समय में तो ऐसा नहीं होता है। तो ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये इतिहास के स्रोत के तौर पर भी काम करते हैं। ओके, किंतु देश और काल के संदर्भ में इनका उपयोग करना बड़ा ही कठिन है। ऋग्वेद को 1500 से 1000 ईसा पूर्व के लगभग मान सकते हैं, लेकिन अथर्ववेद, यजुर्वेद, ब्राह्मणों और आरण्यकों का और उपनिषदों को 1000 से 500 ईसा पूर्व के लगभग का माना जाता है। कि ये देखिए, ऋग्वेद को माना जाता है वैदिक पीरियड का ग्रंथ। ये कौन सा पीरियड है? 1500 से 1000, तो ये वैदिक पीरियड है। लेकिन 1000 से 500 ये कौन सा है? तो ये उत्तर वैदिक काल है, जिसको महाजनपद का काल भी कहा जाता है। ये महाजनपद का काल है ये। और इसी समय कौन से ग्रंथ लिखे गए? तो ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, आरण्यक लिखे गए और ये सब ग्रंथ लिखे गए इस समय में। ओके, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर कि
सभी वैदिक ग्रंथों में छेपक मिलता है। कल मैंने इसको डिटेल में समझाया था, फिर भी मैं समझाता हूँ एक बार। छेपक का तात्पर्य होता है ऐसी चीज़ें जो उस कहानी का मूल रूप से तो हिस्सा नहीं थी, लेकिन बाद के कवियों द्वारा बाद के जब ग्रंथ लिखे गए, जैसे कंठस्थ करने की विधि होती है। एक चीज़ थोड़ा सा प्रैक्टिकल में सोचिएगा, आपने कोई चीज़ याद की, आप सेम टू सेम किसी दूसरे को नहीं सुना सकते, उसमें कुछ ऐड हो ही जाता है, चाहते या ना चाहते हुए भी। तो छेपक क्या है, तो बाद के जो कवि हुए या बाद में इस ग्रंथ में कुछ चीज़ों को शामिल किया गया। कल मैंने उदाहरण दिया था कि रामायण तो वहीं पर समाप्त हो जाना चाहिए था जहाँ पर भगवान राम का राज्याभिषेक होता है और वो फिर से राजा बनते हैं, लंका से लंका को जीत कर आते हैं, श्रीलंका को, और फिर से राजा बनते हैं और 100 परिवार उनको सिंहासन में बैठा दिखाया जाता है। और इसी सिंहासन का राम दरबार का जिक्र हमारे संविधान में भी है, चित्र। और ये क्या है, तो यहीं पर रामायण समाप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन उत्तर रामायण जो है, जिसमें लवकुश कांड दिखता है, सीता जी वन चली जाती हैं, उसके राम आपको बिल्कुल अलग लगेंगे बाकी के राम से। तो ये छेपक है। क्या है ये, तो ये छेपक है। ओके, जैसे कल भी मैंने बताया था कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं, इनका जिक्र हमें कहाँ से मिलता है, तो छांदोग्य उपनिषद से मिलता है। सबसे पहली बार छांदोग्य उपनिषद जो है, यहीं से हमें भगवान कृष्ण की जानकारी मिलती है। और लेकिन ये भगवान जो कृष्ण है वो छांदोग्य उपनिषद में है कि वासुदेव कृष्ण नामक कोई व्यक्ति पश्चिमी उत्तर प्रदेश मथुरा के आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा प्रचलित था और सक्रिय था। तो इनको कहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया गया, तो जय संहिता, जो किसका नाम है, जो महाभारत का पुराना बुक का नाम था जय संहिता, इसमें कृष्ण नामक एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके, ये और ये बाद में शामिल किया गया है। तो ये सब क्या है, ये सब छेपक के उदाहरण होते। छेपक का मतलब होता है उस कहानी के कुछ और भाग को किसी और लेखक द्वारा आगे बढ़ाया गया, उसी को छेपक कहा जाता है। ओके, देखिए यहाँ पर क्या है कि छेपक का पाया जाना कोई असाधारण बात नहीं है। ऋग्वेद मुख्यतः देवताओं की स्तुतियाँ हैं, परंतु बाद के वैदिक साहित्य में स्तुतियों के साथ साथ कर्मकांड, जादू टोना, पौराणिक आख्यान भी हैं। हाँ, उपनिषदों में हमें दार्शनिक चिंतन मिलते हैं। उपनिषद जो है विशुद्ध रूप से क्या है, फिलॉसफी है, दर्शन है। उपनिषद ज्ञान विज्ञान का केंद्र है और सब कुछ है वो। ओके, वैदिक मूल ग्रंथ का अर्थ समझ में आए, इसके लिए वेदांगों के अर्थात वेद के अंगभूत शास्त्रों का अध्ययन आवश्यक हो गया। अब ये वेदांग हैं, 6 के 6 आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये पीटी में पूछ लिए जाते हैं। कौन कौन से 6 वेदांग हैं। वेदांग का मतलब होता है वेद के अंग, यानी कि पहले आप शिक्षा ग्रहण करोगे। शिक्षा का तात्पर्य तो उच्चारण विधि। वैदिक जो मंत्र होते हैं उनके उच्चारण विधि बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर उनके उच्चारण में आपने ऊंचे नीच कर दिया तो उस मंत्र का कोई मतलब नहीं रह जाता, वो मंत्र का विनाश हो जाता है, वो कोई मतलब का नहीं है। यानी कि वैदिक ग्रंथों के उच्चारण के लिए 6 तरीकों को दिया गया है कि इन 6 को पार करने के बाद ही, इन 6 वेदांगों के बाद ही आप वैदिक ग्रंथों का अध्ययन कर पाएंगे। पहला है शिक्षा, जिसका तात्पर्य होता है उच्चारण विधि। दूसरा है कल्प, यानी कि कर्मकांड। कर्मकांड वैदिक मंत्रों के साथ जुड़ा हुआ होता है और वो नितांत जरूरी चीज़ होता है, उसके बिना मंत्र की कोई प्रभाव नहीं होता है। अगला है व्याकरण, निरुक्त यानी कि भाषा विज्ञान, छंद और ज्योतिष। ये सब क्या है, तो ये वेदांग है, 6 वेदांग हैं। इन 6 पर अलग अलग किताबें लिखी गई हैं और बहुत ही बड़ा शास्त्र है इनके ऊपर में। बेसिक 6 के 6 वेदांग पर कम से कम हज़ारों किताबें लिखी गई होंगी भारत में। तो इन 6 वेदांगों को याद रखिएगा। 6 के 6 वेदांग कभी कभार पीटी में भी पूछे जाते हैं, इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इनमें से प्रत्येक शास्त्र के चतुर्दिक प्रचुर साहित्य विकसित हुए हैं। यह साहित्य गद्य में नियम रूप से में लिखा गया है। संक्षिप्त होने के कारण ये नियम सूत्र कहलाते हैं। सूत्र लेखन का सबसे विख्यात उदाहरण पाणिनि का व्याकरण है, जो 400 ईसा पूर्व के आसपास में लिखा गया था। पाणिनि का आपने नाम सुना होगा। पाणिनि ने व्याकरण लिखा। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, व्याकरण को आप महत्व नहीं देते हैं, लेकिन आज मैं समझाता हूँ। इमेजिन कीजिए कि देश में कितने सारे लोग रहे होंगे, कितनी सारे अलग अलग कबीलों में शासन करते होंगे, लेकिन उनकी बोलने चालने भाषा का एकीकरण नहीं हुआ था। यानी कि सबका व्याकरण अलग अलग हो सकता था, उच्चारण अलग अलग हो सकता था। तो जब पहली बार व्याकरण की रचना की गई तो व्याकरण का तात्पर्य था कि अब सभी लोग इस व्याकरण यानी कि भाषा के नियम, भाषा बोलने चालने के नियम ही तो होता है। हिंदी व्याकरण में क्या होता है कि हिंदी के किस प्रकार से बोलना है, किस प्रकार से लिखना है, कहाँ पर अनुस्वार लगाना है, कहाँ पर ह्रस्व ईकार, कहाँ पर दीर्घ ईकार लगाना है, कहाँ पर ह्रस्व ऊ, कहाँ पर दीर्घ ऊ, कौन से छंद होते हैं, कौन से आपके शब्द होते हैं, किस प्रकार से शब्द विन्यास किया था, ये सब हम कहाँ पर पढ़ते हैं, तो व्याकरण पढ़ते हैं। व्याकरण क्या है, व्याकरण है आपका भाषा का एक तरीके से एकीकरण का काम किया। किसने पहली बार, तो पाणिनि ने किया। यानी कि
संस्कृत कैसे बोला जाए, कैसे उसको पढ़ सकते हैं आप, किस प्रकार से उसके उच्चारण होते हैं, इस पर व्याकरण पाणिनि ने लिखा सबसे पहली बार। कब? तो 400 ईसा पूर्व में, अशोक से भी पहले लिख दिया था उन्होंने। और इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुआ कि भाषा का एकीकरण हुआ पूरे भारत में। आप संस्कृत भाषा दक्षिण भारत में भी बैठकर सीख सकते थे व्याकरण के द्वारा, और उत्तर भारत में भी आप संस्कृत भाषा सीख सकते थे। तो ये पाणिनि का बहुत बड़ा महत्व है किसमें? तो भाषा के एकीकरण में, देश के एकीकरण में। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ, कई सारे ऐसे कविदंती हैं जिसमें बोला जाता है पाणिनि ने व्याकरण कहाँ से लिखा, कहाँ से उनको ये ज्ञान हुआ व्याकरण का। तो बोला जाता है कि भगवान शिव शंकर जो हैं, भगवान शंकर डमरू बजाते हैं तो उससे 23 प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। कितने? तो 23 प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं। उन्हीं ध्वनियों को आधार बनाकर जो पाणिनि है उन्होंने व्याकरण लिखा था। और पाणिनि के व्याकरण पर एक टीका लिखा जाएगा जिसको कहा जाता है महाभाष्य। महाभाष्य ये किसने लिखा? तो ये लिखा आपका पतंजलि ने। पतंजलि ने पाणिनि के व्याकरण पर ही टीका का तात्पर्य होता है कि उसको समझने के लिए और उसके ऊपर अपनी टिप्पणी की, उसको क्या कहा था? महाभाष्य कहा था। पाणिनि ने लिखा है। ओके, किसने लिखा? तो ये लिखा पतंजलि ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। व्याकरण के नियमों का उदाहरण देने के क्रम में पाणिनि ने अपने समय के समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृत पर अमूल्य प्रकाश डाला है। महाभारत, रामायण और प्रमुख पुराणों का अंतिम रूप से संकलन 400 ईस्वी के आसपास हुआ था। इनमें महाभारत, जो व्यास की कृति माना जाता है, संभवतः 10वीं सदी ईसा पूर्व से 4वीं सदी तक की स्थिति का आभास देता है। पहले इसमें केवल 8,800 श्लोक थे। इसका नाम जय था, जिसका अर्थ होता है विजय संबंधी संग्रह। बाद में यह 24,000 श्लोक का हो गया और भारत नाम से प्रसिद्ध हुआ, क्योंकि इसमें प्राचीनतम वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा है। भरत वंश की कथा है इसमें महाभारत में, ये तो पता ही होगा आपको। आगे देखिए क्या है, क्योंकि इसमें प्राचीनतम और अंततः इसमें 1,00,000 श्लोक हो गए। तदनुसार यह सतसाहस्री संहिता या महाभारत संहिता, इसको भी ध्यान में रखिएगा, सतसाहस्री संहिता या महाभारत संहिता कहलाने लग गया। और ये दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। इससे बड़ा महाकाव्य है ही नहीं कोई दुनिया में। इसके अलग अलग पर्व हैं, जैसे भीष्म पर्व है, युद्ध का पर्व अलग है। तो भीष्म पर्व में ही गीता आता है, भगवत गीता जो है वो महाभारत का ही भाग है। ओके, इसमें कथोपकथाएं, वर्णन हैं, उपदेश भी हैं। इसकी मूल कथा जो कौरवों और पांडवों के युद्ध की है, उत्तर वैदिक काल की हो सकती है। इसके विवरणात्मक अंश का उपयोग वेदोत्तर काल के संदर्भ में किया जा सकता है। इसके जो विवरण है उसका उपयोग कहाँ पर किया? तो वेद के समय का उपयोग किया जा सकता है, कि वेद के समय में लिखे गए। उपदेशात्मक अंश का सामान्यतः मौर्योत्तर काल और गुप्त काल के संदर्भ में, किसके संदर्भ में? तो मौर्योत्तर और गुप्तों के संबंध में जिक्र किया जाता है। इसी प्रकार वाल्मीकि रामायण मूलतः 6,000 श्लोक थे, जो बढ़कर 12,000 श्लोक हो गए और अंततः 24,000 श्लोक पर आकर रुका। यद्यपि यह महाकाव्य महाभारत की अपेक्षा अधिक ठोस है, तथापि इसमें भी कुछ ऐसे उपदेशात्मक भाग हैं जो बाद में जोड़ दिए गए हैं, जिसको क्या नाम दिया जाता है? जिसको नाम दिया जाता है छेपक। जिसको क्या नाम दिया जाता है? छेपक नाम दिया जाता है उसको। ये चीज़ ध्यान में रहेगा। इसकी रचना संभवतः ईसा पूर्व 5वीं सदी में शुरू हुआ। तब से यह 5 अवस्थाओं से गुजर चुका है और इसकी 5वीं अवस्था तो ईसा के 12वीं सदी में आई है। मिला जुलाकर इसकी रचना महाभारत के बाद प्रतीत होती है। वैदिक काल के बाद कर्मकांड साहित्य की भरमार मिलती हमें। वैदिक काल के बाद कर्मकांड और साहित्य की हमें बिल्कुल भरमार मिलती है। और ये सब क्या हैं? तो हमारे इतिहास के स्रोत के रूप में काम करते हैं। राजाओं के द्वारा 3 उच्च वर्णों के धनाढ़ पुरुषों द्वारा अनुष्ठेय सर्वजननीय यज्ञों के विविध विधानों स्रोत सूत्रों में दिए गए हैं। इन्हीं में राज्याभिषेक के कई आडंबरपूर्ण अनुष्ठान भी वर्णित है। राज्याभिषेक के अनुष्ठान से हमें क्या पता चलता है? एक राज्य नामक संस्था थी जिसका राजा था और वो राज्य को बढ़ाना भी चाहता था और इसी के लिए वो तरह तरह के यज्ञ, कर्मकांड, युद्ध सब कुछ करता था। तो इससे पॉलिटिकल सिस्टम का भी एक पता चलता है हमें। इसी तरह से जात कर्म, जन्म अनुष्ठान, नामांकन, उपनयन, विवाह, श्राद्ध आदि घरेलू या पारिवारिक अनुष्ठानों का विधि विधान गृह सूत्रों में पाया जाता है। यही चीज़ पीटी में पूछ लेगा तो आप बोलोगे कहाँ से पूछ लिया? ये एनसीईआरटी से पूछा जाता है। 16 प्रकार के संस्कारों का वर्णन किया गया है। 16 संस्कारों का, जिसमें पहला जन्म होता है और अंतिम संस्कार मृत्यु होती है। ओके, मृत्यु से ठीक पहले का संस्कार कौन सा होता है? विवाह। विवाह संस्कार के बाद एक ही संस्कार बचते हुए मृत्यु संस्कार। उससे पहले ही सारे के सारे संस्कार संपन्न हो जाते हैं। नामांकन, उसके बाद से पहली बार अन्न खाते, अन्नप्राशन, ये सब के सब, मुंडन, ये सब के सब क्या होते हैं? संस्कार होते हैं। 16 संस्कार। ओके,
गृह सूत्र दोनों ईसा पूर्व यानी कि 600 से 300 के आसपास के हैं। यहाँ सुलभ सूत्र भी उल्लेखनीय हैं, जिनमें यज्ञ वेदी के निर्माण के विविध प्रकार के मापों का विधान है। ज्यामिति और गणित का अध्ययन वहीं से आरंभ होता है। अब आप सुनिएगा ध्यान से। यूपीएससी ने एक सवाल पूछा था कि ये बताइए कि वैदिक जो कर्मकांड हैं उन्होंने भारत के जो ज्ञान विज्ञान है उसको किस प्रकार से बढ़ाया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वेद में ये वर्णित है वैदिक कर्मकांड के द्वारा कि जो यज्ञ का वेदी बनेगा तो यज्ञ के वेदी की माप लिखी गई है। ये भी लिखा गया है कि चौकोर होगा या गोल होगा। ये भी लिखा गया है कि उसके आस पड़ोस में कौन सी त्रिभुजें बनाई जाती हैं। आपने देखा होगा यज्ञ वेदी का निर्माण बहुत ही खूबसूरत तरीके से किया जाता है। ये त्रिभुज निर्माण ये सब कुछ उसमें बताया गया है। सर्किल के निर्माण की बात की गई है, यानी कि ज्यामिति का जन्म वहीं से शुरू हुआ था। जो माप तौल कर यज्ञ बनाने की बात है वो वहीं से शुरू हुई थी। जैसे आपने सुना होगा कि कितने मंत्रों के उच्चारण करने हैं, 21,000, 10,000, 11,000, 8,000। तो ये सब जो हज़ार में आप गिनती कर रहे हैं ये भी तो गणित है। तो इसकी भी शुरुआत कहाँ से हो गई थी? तो वैदिक संहिता में ही आपको दिखता है कि मंत्रों का उच्चारण कितने बार करना है, इसके लिए गणितीय विधान का वर्णन किया गया है। 108 बार। 108 बार इसलिए कहा जाता था क्योंकि शून्य का उस समय तक जन्म नहीं हुआ था। 8 नंबर इसीलिए पवित्र माना जाता है। कई बार 108 बोल दिया जाता है, 109 बोल दिया जाता है, 111 बोला, लेकिन 110 नहीं बोला जाता है। क्यों? क्योंकि शून्य का जन्म नहीं हुआ था उस समय में। ये चीज़ क्लियर हो गया। शून्य का जन्म कब होगा? तो गुप्तों के पीरियड में आकर होगा। कितना कुछ सीखने को मिल रहा है आपको एनसीईआरटी से। ढंग से पढ़ाने वाला होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसको ध्यान में रखिए, गणित का जन्म का कहाँ से माना जाता है सबसे पहली बार भारत में? तो वैदिक कर्मकांड से गणित का जन्म माना जाता है। जैन और बौद्धों के धार्मिक ग्रंथ में ऐतिहासिक व्यक्तियों और घटनाओं का उल्लेख मिलता है। प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए और यही सवाल पूछ लिया था यूपीएससी ने कि ये बताइए प्राचीनतम जो बौद्ध ग्रंथ हैं वो प्राकृत भाषा में लिखे गए थे, और वहाँ पर गलत हो जाता है वो स्टेटमेंट, पाली भाषा में लिखे गए थे। यह भाषा मगध यानी कि दक्षिणी बिहार में बोली जाती थी। इन ग्रंथों में अंततः संकलित तो किया गया श्रीलंका में ईसा पूर्व 2री सदी में, पर इनमें इनके धर्म शिक्षात्मक अंश बुद्ध के समय की स्थिति बताते हैं। इन ग्रंथों में हमें न केवल बुद्ध के जीवन के बारे में बल्कि उनके समय मगध, उत्तर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। बौद्धों के धर्मेतर साहित्य में यानी कि धर्म के अलावा के साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण रोचक हैं गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं। और इसको क्या कहा है? तो गौतम भगवान बुद्ध जो हैं उनके पूर्व जन्म की जो कथाएं हैं उसी को जातक कथा कहा जाता है। क्या कहा है? तो जातक कथाएं कहा जाता है। किसको? तो भगवान बुद्ध के जो पूर्व जन्म के किस्से हैं, जो उन्होंने बुद्ध भगवान बनने से पहले जब जन्म लिया तब उन्होंने जो काम किए उसको जातक कथा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जातक कथा। ओके, गौतम बुद्ध के रूप में जन्म लेने से पहले बुद्ध 550 से भी अधिक पूर्व जन्म से गुजरे हैं और इनमें से कई जन्म में उन्होंने पशुओं के जीवन पाए हैं। पूर्व जन्मों की ये कथाएं जातक कथा कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीटी एंड मेंस बोथ। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। प्रत्येक जातक कथा एक प्रकार की लोक कथा है। ये जातक ईसा पूर्व 5वीं सदी से 2री सदी ईस्वी तक के सामाजिक आर्थिक स्थिति पर बहुमूल्य प्रकाश डालते हैं। जो आप जातक कथा का जिक्र करोगे तो उसमें ये तो बताओगे ही कि कथा में जो कथा का मुख्य नायक है वो किस प्रकार का जीवन जी रहा है, किस जाति का है, किस वर्ण का है, किस प्रकार का समाज है उस समय का, स्त्रियों की दशा क्या है। इससे हमें क्या मिलता है? उस समय के सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में बेहतरीन जानकारी मिलता है। जैसे प्रेमचंद की अगर आप कहानी पढ़ेंगे तो उसमें आपको जो कैरेक्टर दिखते हैं वो किस प्रकार के दिखते हैं? हैरान परेशान टाइप के दिखते हैं। और उसमें एक पक्ष हमेशा मजबूत होता है और एक पक्ष हमेशा कमज़ोर होता है। तो ये भी तो एक सामाजिक स्थिति को ही दिखाता है। इसको ध्यान में रखकर लिखी गई है ये सब। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई है। बौद्ध ग्रंथ की रचना पाली प्राचीन बौद्ध ग्रंथों की, और प्राचीन जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत। इसको जरूर ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, ईसा की 6ठी सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया। प्रथम जैन संगति कहाँ पर हुआ था? तो अपने राजगृह में हुआ था। ओके, और दूसरा कहाँ पर हुआ था? राजगृह नहीं, यहाँ पर पाटलिपुत्र होगा। प्रथम हुआ था पाटलिपुत्र में और दूसरा हुआ था वल्लभी में। वल्लभी गुजरात में वर्तमान में भी जैन धर्म का प्रमुख केंद्र माना जाता है। इसको ध्यान रखिएगा, पहला पाटलिपुत्र, दूसरा वल्लभी। वल्लभी में ही अंतिम रूप से संकलित किया गया किसको? तो जैन ग्रंथों को। और आपसे मैं एक चीज़ और पूछता हूँ, जो वर्तमान हिंदू धर्म के देवी देवता आपको दिखते हैं या वेद पुराण दिखते हैं या भगवान की मूर्तियाँ वगैरह दिखते हैं, इन सब को अंतिम स्वरूप कब दिया गया था?
तो ये सारे धार्मिक कर्मकांड जो हैं मुख्य रूप से इनको अंतिम स्वरूप दिया गया गुप्तों के पीरियड में। जो वर्तमान के जितने देवी देवता दिखते हैं उन सब की मूर्तियों की रचना लगभग में कब हो गई थी, तो गुप्तों के पीरियड के आसपास में हो गई थी। सारे धार्मिक ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन गुप्तों के समय में किया गया। हाँ, रामायण वगैरह में बाद में कुछ बदलाव जरूर किए गए, लेकिन रामायण की कहानी ही ऐसी है कि उसको जो पढ़ता है वो अपने दृष्टिकोण से उसको लिखता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। ईसा के 6वीं सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया। किनको? तो जैन धार्मिक ग्रंथों को। फिर इन ग्रंथों में ऐसे अनेक अंश हैं जिनके आधार पर हमें महावीर कालीन बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास के पुनर्निर्माण में सहायता मिलती है। जैन ग्रंथ में व्यापार और व्यापारियों का उल्लेख बार बार मिलता है। क्यों? क्योंकि व्यापारी ही वो वर्ग था जिसने सबसे ज़्यादा जैन धर्म को अपनाया। एक कृषक के लिए जैन धर्म अपनाना बहुत मुश्किल होता है। क्यों? ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, पूछता है ये। क्यों कठिन होता है? क्योंकि जैन धर्म में कृषि को भी वर्जित किया गया। क्योंकि कृषि करते समय जीव की मृत्यु हो सकती है, इसलिए कृषि को भी वर्जित किया हुआ है उन्होंने। ओके, बहुत सारे व्यापार को उन्होंने वर्जित किया हुआ है, लेकिन बहुत सारे मतलब कर्मकांडों को वर्जित किया हुआ है, लेकिन व्यापार जो है उसमें किसी की जीव की हानि नहीं होती। इसलिए व्यापारी लोग आज भी मुख्य रूप से जैन धर्म जो अपनाते हैं या जैन धर्म जो मानते हैं वो लोग मुख्य रूप से व्यापारी होते, बिजनेसमैन होते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा। लौकिक साहित्य भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। विधि ग्रंथों को उसी कोटि में रखा जाता है। विधि का ग्रंथ होता है, विधि का मतलब होता है कानून की जो ग्रंथ हैं। अब यहीं से शुरू हो जाएंगे विधि और स्मृति और टीकाएँ। ओके, जैसे मनु स्मृति, स्मृति ग्रंथ का मतलब होता है कानून की किताब। मनु स्मृति कोई हिंदू धार्मिक ग्रंथ नहीं है, हिंदू धार्मिक ग्रंथ नहीं है वो। संविधान हमारा धार्मिक ग्रंथ नहीं है, संविधान एक कानून की पुस्तक है। उसी प्रकार से मनु स्मृति कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं था हमारा। वो क्या था? वो एक कानून की किताब थी। जिस कानून को आप मानिए या ना मानिए वो आपकी मर्जी है। तो इसमें को लेकर ज़्यादा ऑफेंड नहीं होना है। मनु स्मृति क्या होती है? कानून की पुस्तक होती है। ओके, लौकिक साहित्य प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। विधि ग्रंथों को उसी कोटि में रखा जा सकता है। उन ग्रंथों में धर्मसूत्र, स्मृतियाँ, टीकाएँ पड़ती हैं। इन तीनों को मिलाकर धर्मशास्त्र कहा जाता है। धर्मसूत्रों का संकलन 500 से 200 ईस्वी के आसपास में हुआ है। इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? धर्मशास्त्र कहा जाता है, धर्मशास्त्र कहा जाता है। मुख्य स्मृतियाँ ईसा के आरंभिक 6 शताब्दियों संहिताबद्ध की गईं। इनमें विभिन्न वर्णों, राजाओं, पदाधिकारियों, कर्तव्यों का विधान किया गया। इनमें संपत्ति के अर्जन, विक्रय, उत्तराधिकार के नियम सहित विवाह के विधान भी दिए गए तथा चोरी, हमला, हत्या, व्याभिचार आदि के लिए दंड विधान भी किया गया। कौटिल्य का अर्थशास्त्र अंततः महत्वपूर्ण रूप से, कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है ये 15 अधिकरण और खंडों में विभक्त है। 15 अधिकरण, जिनमें से दूसरा और तीसरा अधिक पुराने हैं। लगता है इन अधिकरणों की रचना विभिन्न लेखकों ने की है। देखिए यहाँ पर क्या ये जताया जा रहा है शंका, लेकिन इन ग्रंथों को वर्तमान रूप में ईस्वी के सन के आरंभ में दिया गया, परंतु इनके प्राचीनतम अंश मौर्यकालीन समाज और अर्थतंत्र की झलक देते हैं। इनमें प्राचीन भारतीय राजतंत्र और अर्थव्यवस्था का अध्ययन के लिए महत्व की सामग्री मिलती है। हमें भास, शूद्रक, कालिदास और वाणभट्ट की रचनाएं भी मिली हैं। वाणभट्ट हर्ष के समय के हो गए। ओके, और आपका भास कब का हो गया? तो भास की पुस्तक का नाम है, तो ये भास हैं, ये सब क्या है? नाटककार हैं। कालिदास भी नाटककार में आते हैं। और वाणभट्ट जो हैं इन्होंने हर्षचरित लिखा और कादम्बरी लिखा है। कादम्बरी क्लासिकल संस्कृत की सबसे बेहतरीन बुक मानी जाती है। कादम्बरी हर्ष के पीरियड के हैं। कालिदास के तो बुक का आपको नाम पता ही होगा, मेघदूतम, रघुवंश, महाकाव्यम और विक्रमो उर्वशीयम, बहुत सारी, विश्व कवि माना जाता है इनको। शूद्रक की बुक का नाम है मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम का मतलब होता है मिट्टी की घारी। बेहतरीन कहानी मानी जाती है, नाटक है वो भी। भास का नाम है क्या? स्वप्नवास वदत भास की कृति है। ये सब बहुत बड़ी कृति मानी जाती है। ओके, इनका साहित्यिक मूल तो है ही, इनमें लेखकों के अपने अपने समय की स्थितियां भी प्रतिबिंबित होती है। कालिदास ने काव्य और नाटक लिखे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध है अभिज्ञान शकुंतलम। इन महान सृजनात्मक कृतियों में गुप्तकालीन उत्तर और मध्य भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की झलक हमें मिलती है कालिदास जी की कृति से। इन संस्कृत स्रोतों के अलावा कुछ प्राचीनतम तमिल ग्रंथ भी हैं जो संगम साहित्य में संकलित हैं। राजाओं द्वारा संरक्षित विद्या केंद्रों में एकत्र होकर कवियों और भाटों ने 3-4 सदियों में इन सब चीज़ों के संकलित किया, इन साहित्य का सृजन किया। ऐसी साहित्यिक सभा को संगम कहा जाता है। कहाँ पर? दक्षिण भारत में 3-4 सदी तक जो अलग अलग तमिल कवियों की बैठक हुई और बैठक होकर उन्होंने कविताओं के, कहानियों के, नाटकों की रचना की, उसको संगम कहा जाता है। क्या कहा था? संगम का मतलब होता है इकट्ठा होकर बैठना, मिलना जुलना, इसी को संगम कहा जाता है।
इसलिए समूचा साहित्य संगम साहित्य के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कहा जाता है इन कृतियों का संकलन ईसा के आरंभिक 4 सदियों में हुआ, हालांकि इनका अंतिम संकलन 6ठी सदी में हुआ जान पड़ता है। संगम साहित्य के पद्य 30,000 पंक्तियों में मिलते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये 8 एत्तु थोके में विभाजित हैं। पद 100 के समूह में संग्रहित हैं, जिसे पुरनानुक, बाहर के 4 शतक आदि। मुख्य समूह 2 होते हैं, पटी नेडिल और पट्टी नेकिल कन्नकू। ये देखिए अजीबोगरीब आपको शब्द लगेंगे, लेकिन ये तमिल भाषा के शब्द हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यूपीएससी और स्टेट पीसीएस वालों को विशेष प्रेम होता है, क्योंकि वो अजीबोगरीब शब्द होते हैं, इसका मतलब पूछ लेते हो कई बार। इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि क्या है ये। ओके, पत्त पट्टक 10 गीत पहले दूसरे से पुराना माना जाता है, इसलिए लौकिक इतिहास के लिए महत्वपूर्ण समझा जाता है। ये लौकिक इतिहास के लिए महत्वपूर्ण समझा जाता है। संगम यानी कि तमिल कवियों का संगम ग्रंथ बहुस्तरीय है, परंतु संप्रति शैली और विषय वस्तु के आधार पर उनका स्तर निर्धारण नहीं किया जा सकता। जैसा कि आगे बताया गया है कि इनके स्तरों का पता सामाजिक विकास की अवस्थाओं के आधार पर ही लगाया जा सकता है। संगम ग्रंथ वैदिक ग्रंथ से खासकर ऋग्वेद से भिन्न प्रकार के हैं। ओके, ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है। संगम कतई धार्मिक ग्रंथ नहीं है। इसमें देवताओं की बात नहीं की गई है। इसमें लोगों के दिन प्रतिदिन की समस्याओं, उनके बारे में बात की गई है। जो हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति है उसके बारे में ज़्यादा बात की गई है। इसमें धार्मिक चीज़ों की बातें कम की गई है। ओके, इसमें ऐसा नहीं कि देवता का स्तुति है। देवता का स्तुति आपको ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन सामाजिक आर्थिक स्थिति का वर्णन आपको संगम में मिलता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि संगम साहित्य और वैदिक साहित्य में क्या अंतर होता है, तो आप इस अंतर को स्पष्ट रूप से लिख सकते हैं, बता भी सकते हैं। ओके, इनमें मुक्तकों और प्रबंध काव्यों की रचना बहुत सारे कवियों ने की है, जिन्हें बहुत से नायकों, वीर पुरुषों और नायिकाओं का गुणगान किया गया। जैसे कन्नगी एक नायिका है। जो किसकी है? तो शिल्पाधिकारम की नायिका कौन है? तो कन्नगी है। कन्नगी को दक्षिण भारत में उतना ही पवित्र माना जाता है, उतना ही शक्तिशाली, उतना ही सशक्त माना जाता है, जैसे उत्तर भारत में पांचाली या सीता को माना जाता है। इसी प्रकार से कन्नगी को सम्मान दिया जाता है तमिल साहित्य में। क्यों? क्योंकि वो त्याग की मूर्ति मानी जाती है। कन्नगी शिल्पाधिकारम की कहानी आपको पता होगा। एक व्यापारी कोवलम और उसकी पत्नी कन्नगी और एक वैश्या जिसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उन तीनों की कहानी है क्या? तो ये है आपका शिल्पाधिकारम। ओके, आगे देखिए क्या है। जिन्हें बहुत से नायकों वगैरह का मिलता है। और देखिए, बल्कि इनमें परिष्कृत साहित्य का दर्शन होता है। अनेक काव्यों में योद्धा और क्या लिखा, सामित या राजा का नाम उल्लेख करके उनको वीरतापूर्वक कार्यों का सविस्तार वर्णन किया। उनके द्वारा भाटों को दिए गए दानों की प्रशंसा की गई है। ये काव्य दरबारों में पढ़े जाते होंगे। इनकी तुलना होमर युग के वीर गाथा काव्यों से की जाती है, क्योंकि इनमें भी युद्ध और योद्धाओं के वीर युग का वर्चित्रण किया गया है। इन ग्रंथों का उपयोग ऐतिहासिक प्रयोजन से करना आसान नहीं है। शायद इन काव्यों में उल्लिखित व्यक्तिवाचक नाम, उपाधि, वंश, क्षेत्र, युद्ध आदि आंशिक रूप से यथार्थ हैं। संगम में भी क्या दिक्कत है? यही दिक्कत है कि कई बार हमने उपमा का ज़्यादा उपयोग कर लिया लिखते समय। संगम ग्रंथों में उल्लिखित 6 राजाओं के नाम दानकर्ता के रूप में ईसा के पहली और दूसरी सदी के दान पात्रों में भी आए हैं। संगम ग्रंथों में बहुत सारे नगरों का उल्लेख मिलता है, जिससे कावेरी पट्टनम का समृद्ध पूर्व अस्तित्व पुरातात्विक साक्ष्य से समर्थित हुआ है, जिसमें कावेरी पट्टनम के बारे में बताया गया। कावेरी पट्टनम बहुत ही समृद्ध शहर था और कावेरी पट्टनम में ही व्यापारी था वो। तो इस प्रकार के शहरों का तो हमें बाद में भी साक्ष्य मिला है कि कावेरी पट्टनम वाकई बहुत ज़्यादा समृद्ध शहर था। इसमें यह भी बताया गया है कि यवन लोग अपने अपने पोतों पर आते, सोना लेकर गोल मिर्च खरीदते और स्थानीय लोगों को सूरा और दासियाँ पहुँचाते थे। शराब और दासियाँ स्थानीय लोगों को बेचते थे। इसके बदले में गोल मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर, काली मिर्च खरीद कर ले जाते थे वो लोग। ओके, कौन? तो यवन लोग। यह व्यापार हम केवल लैटिन और ग्रीक लेखों से ही नहीं बल्कि पुरातात्विक साक्ष्य से भी जानते हैं। ईसा के आरंभिक सदियों प्रायद्वीपीय तमिलनाडु के लोगों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन के अध्ययन के लिए संगम साहित्य हमारा एकमात्र प्रमुख स्रोत है। अरिका मेरू के बारे में आपने सुना होगा। ये काफ़ी प्रसिद्ध जगह है रोमन व्यापार से संबंधित जगहों में। ओके, व्यापार और वाणिज्य के बारे में इसमें जो जानकारी मिलती है उनके विदेशी विवरण और पुरातात्विक प्रमाणों से भी पुष्टि हुई है हमारे देश में। ओके, तो इतना मैंने करवा दिया इस चैप्टर में। अगले चैप्टर पर चलते हैं हम लोग। अगले चैप्टर पर जाने से पहले एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको भी कंप्लीट कर ही लेते हैं, क्योंकि कई बार विदेशी विवरण से सवाल भी पूछ लिए जाते हैं कि विदेशियों के विवरण जो है उस प्रकार उसको हमने कैसे उपयोग किया अपने इतिहास लेखन में। ओके, इसमें बहुत सारी किताबों के नाम आएंगे, बहुत सारे स्रोतों के नाम, बहुत सारे यात्रियों के नाम आएंगे जो आपके पीटी और मेंस के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। विदेशी विवरणों को देसी साहित्य का अनुपूरक यानी कि देसी साहित्य की पुष्टि कहाँ से की गई? तो विदेशी विवरणों के द्वारा की गई।
पर्यटक बनकर या भारतीय धर्म को अपनाकर अनेक यूनानी, रोमन, चीनी यात्री भारत आए और अपनी आंखों देख भारत के विवरण लिख छोड़े। ध्यान देने योग्य बात है कि भारतीय स्रोतों में सिकंदर के हमले की कोई जानकारी नहीं मिलती। भारत के किसी भी स्रोत में सिकंदर के हमले की जानकारी ही नहीं मिलती है। उसके भारतीय कारनामों के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए हमें पूर्णतः यूनानी स्रोतों पर आश्रित रहना पड़ता है। और वहीं से हमें पता चला कि सिकंदर नामक आदमी कोई भारत पर आक्रमण करने आया था। सेंडोकोटस यानी कि चंद्रगुप्त के बारे में भी हमें वहीं से पता चला सब कुछ। ओके, यूनानी लेखकों ने 326 ईसा पूर्व में भारत पर हमला करने वाले सिकंदर महान के समकालीन रूप में सेंद्रोकोतस, ये कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के नाम का उल्लेख किया है। यह सिद्ध किया गया है कि यूनानी विवरणों का यह सेंद्रोकोतस चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके राज्यारोहण की तिथि 322 ईसा पूर्व निर्धारित की गई है, एक ही व्यक्ति थे। ओके, यह पहचान प्राचीन भारत के तिथि क्रम के लिए सुदृढ़ आधारशिला बन गई। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दूत बनकर आए मेगास्थनीज की बुक इंडिका उन उद्धरणों के रूप में सुरक्षित है जो अनेक प्रख्यात लेखकों, कौन सी बुक, तो इंडिका किसने लिखी है, तो मेगास्थनीज की बुक है, जो भी हमारे इतिहास के देखने और लिखने के काम आता है। इन उद्धरणों में एक साथ मिलकर पढ़ने पर न केवल मौर्य शासन व्यवस्था के बारे में बल्कि मौर्यकालीन सामाजिक वर्गों और आर्थिक क्रियाकलापों के बारे में मूल्यवान जानकारी मिलती है। इंडिका आंखें मूंदकर मान ली गई या अतिरंजित बातों से मुक्त नहीं है, पर ऐसी बातें जो बल्कि ऐसी विवरण प्राचीन विवरणों पाई गई हैं। जो इंडिका में लिखा गया है, कोई आंखें मूंद कर नहीं लिखी गई हैं। कुछ चीज़ें उसमें से ऐसी हैं जो बाद में पहले भी पाई गई हैं। ईसा के पहली और दूसरी सदी के यूनानी और रोमन विवरणों में भारतीय बंदरगाह के उल्लेख मिलते हैं और भारत तथा रोमन साम्राज्य के बीच व्यापार का भी मैंने बताया था आपको। भारत और रोमनों के बीच व्यापार की जानकारी तो हमें संगम साहित्य से मिलती है, व्यापार की जानकारी हमें संगम से भी मिलती है और यहाँ इंडिका वगैरह से भी पुष्टि होती है उन चीज़ों की, तो इसको ध्यान में रख सकते हैं आप। यूनानी भाषा में लिखी गई पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, अब इस बुक का लेखक कौन है, तो इस बुक का लेखक अज्ञात है। आज तक नहीं पता चला कि इस बुक को किसने लिखा। और टॉलेमी की ज्योग्राफी नामक पुस्तकों में प्राचीन भूगोल और वाणिज्य के अध्ययन के लिए प्रचुर महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। इनमें पहली पुस्तक 80 और 115 ईस्वी के बीच किसी समय किसी अज्ञात लेखक ने लिखी, जिसने लाल सागर, फारस की खाड़ी और हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत दिया है। यही वो अज्ञात आदमी ने कौन सी बुक लिखी, तो एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। दूसरी पुस्तक 150 ईस्वी के आसपास की मानी जाती है, प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका। ये सब बुक पूछ चुका है पीटी एग्जामिनेशन में। यह लैटिन भाषा में है और हमें भारत और इटली के बीच व्यापार की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो नेचुरल हिस्टोरिका जो किसकी बुक है, प्लिनी की बुक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर ध्यान में रखिएगा इसको। चीनी पर्यटकों में प्रमुख है फाहियान और ह्वेनसांग। फाहियान आया चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में और ह्वेनसांग आया हर्षवर्धन के समय में। इन दोनों ने भी विवरण छोड़े। सीयू की नाम से इसका ह्वेनसांग की किताब है। दोनों बौद्ध थे, बौद्ध तीर्थों का दर्शन करने, बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आए थे। फाहियान ईसा की 5वीं सदी के प्रारंभ में आया और ह्वेनसांग 7वीं सदी यानी कि हर्षवर्धन के समय में ह्वेनसांग आया था और ये इस बार भी पीटी एग्जामिनेशन में बीपीएससी में पूछा गया था। फाहियान ने गुप्तकालीन भारत की सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक स्थिति पर प्रकाश डाला है, तो ह्वेनसांग ने इसी प्रकार की जानकारी हर्षकालीन भारत के बारे में दी है। किसने, तो ह्वेनसांग ने। और ह्वेनसांग कहाँ पर गया था, नालंदा विश्वविद्यालय अध्ययन करने के लिए भी गया था और फाहियान के समय तो नालंदा विश्वविद्यालय था ही नहीं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। ऐतिहासिक दृष्टि क्या है, प्राचीन भारतीयों पर आरोप लगाया कि उन्होंने ऐतिहासिक दृष्टि का अभाव है। यह तो स्पष्ट है कि उन्होंने वैसा इतिहास नहीं लिखा जैसा आजकल लिखा जाता, न वैसा ही लिखा जैसे यूनानी ने लिखा। फिर भी हमें पुराणों में एक प्रकार का इतिहास अवश्य मिलता है। हम पर आरोप भले ही लगते हो कि हमने इतिहास अजीब तरीके से लिखा है, लेकिन लिखा तो है। ये तो सत्य है कि हमने इतिहास लिखा। 18 पारंपरिक पद हैं, विषय वस्तु की दृष्टि से पुराण विश्वकोश जैसे हैं, पर इनमें गुप्त काल के आरंभ तक का राजवंशी इतिहास आया है। इनमें घटना के स्थानों का उल्लेख, कभी कभी घटना के कारणों और परिणामों का विवेचना भी किया गया है, परंतु यथार्थ में ये घटनाएं विवरण लिखे जाने के काफ़ी पहले हो चुकी थी। ओके, तो ये आपको बताया गया है कि पुराणों में 4 युग बताए गए हैं, कृत, त्रेता, द्वापर और कली। ये 4 युग बताए गए हैं, आपको पता ही होगा। अभी कौन सा चल रहा है, तो कली युग अभी चल रहा है। कलयुग, कलयुग का तात्पर्य होता है लोहे का युग। कल युग, कलयुग का तात्पर्य होता है लोहे का युग। कल कारखाने, कल कारखाने, कल का मतलब होता है लोहा, इसको भी ध्यान रखिएगा। एक और मतलब होता है कल का मतलब। ओके, कल युग आज ही पता चला होगा। इनमें से हर युग अपने पिछले युग से घटिया बताया गया और कहा गया है कि एक युग के बाद जब दूसरा युग आरंभ होता है तब नैतिक मूल्य और सामाजिक मानदंडों का अधःपतन हो जाता है। सबसे पहले कौन सा युग आया था, तो सतयुग।
सतयुग, फिर आया कौन सा, तो त्रेता जिसमें भगवान राम आए। सतयुग में राजा हरिश्चंद्र जी को माना जाता है राम के पूर्वज से। फिर त्रेता जिसमें भगवान राम आए। फिर द्वापर में कौन से है, तो भगवान कृष्ण का जन्म होता है इस समय में। भगवान कृष्ण के बाद द्वापर के बाद कलयुग। 4 युगों की बात की गई है इसमें। कलयुग है जो उसमें नैतिकता का जो पतन है वो अपने चरम पर पहुंच जाएगा और बहुत ही बुरी स्थिति, सामाजिक स्थिति हो जाएगी। महाभारत युद्ध के अंत के बाद से आप देखते हैं कलयुग का प्रवेश होता है। जन्मेजय की कहानी आपको पता होगा, तो वहीं से कलयुग का आरंभ माना जाता है। तो ये हिंदू धर्म ग्रंथों में 4 युगों की बात की गई है। काल और स्थान जो इतिहास के महत्वपूर्ण तत्व हैं उसका महत्व इसमें बताया गया है। कई प्रकार के संवत जिनके निर्देश के साथ घटनाएं अभिलेख होती हैं प्राचीन भारत में ही शुरू हुए, जैसे विक्रम संवत। अब यही यूपीएससी पूछ लेता है, तो आप बोलते हो कहाँ से पूछा जाता है। जैसे विक्रम संवत का आरंभ 57 ईसा पूर्व में हुआ, शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी में हुआ। आप मुझे ये बताएंगे कि भारत सरकार का ऑफिशियल किस संवत को माना जाता है, आप मुझे बताइए। और गुप्त संवत का 319 ईसा पूर्व में हुआ। सेन वंश का शासक लक्ष्मण सेन ने भी एक संवत शुरू किया था, उसको भी ध्यान रखिएगा। उत्कीर्ण अभिलेखों में घटनाओं का उल्लेख काल और स्थान के संदर्भ में किया गया है। 3री सदी ईसा पूर्व के दौरान अशोक के शिलालेख में काफ़ी ऐतिहासिक दृष्टि से लक्षित होती है। अशोक ने 37 वर्ष राज्य किया। उसके शिलालेख में उनके राज्यकाल के 8वें से लेकर 27 वर्ष तक की घटनाएं वर्णित हैं। और इसी प्रकार से लिखा गया है कि मेरे शासन के 8वें वर्ष में, मेरे शासन के 11वें वर्ष में, मेरे शासन के 20वें वर्ष में, इसी प्रकार से लिखा गया। तो ये भी तो एक इतिहास लेखन का ही कला है ना। अभी तक उनके जो शिलालेख मिले हैं उनसे उनके राज्यकाल के केवल 9 वर्षों की घटनाओं का पता चला है। भविष्य में और भी शिलालेख मिलेंगे तो उनके राज्यकाल के शेष वर्षों के भी पता चल सकता है। इसी तरह से 1ली सदी में कलिंग के खारवेल, कलिंग का शासक खारवेल, क्या नाम था इनका, खारवेल नाम था। और इनके लेख है कहाँ पर, तो ये लेख है आपका हाथी गुफा अभिलेख। इसको हाथी गुफा अभिलेख कहा था। हाथी गुम्फा भी बोल देते हैं कुछ लोग, हाथी गुफा अभिलेख। इसी में पहली बार हमें जिक्र मिलता है किसका, तो अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा, भारत वर्ष। ये शब्द हमें पहली बार हाथी गुम्फा अभिलेख से ही, कलिंग शासक खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। खारवेल जैन धर्म को मानता था, ये भी पूछा गया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। भारत के लोगों ने जीवन चरितात्मक रचनाओं में ऐतिहासिक दृष्टि का अच्छा परिचय दिया है। इसका सुंदर उदाहरण है हर्षचरित, जो बाणभट्ट के द्वारा रचित महान कृति मानी जाती है। यह लगभग जीवन चरित्र के ढंग का गद्य काव्य है और अलंकारों से इतना जटिल है कि परवर्ती नकलचियों को निराश होना पड़ा कि वो इसका नकल तक नहीं कर पाए। इनमें हर्षवर्धन के आरंभिक जीवन का वृत्तांत है और युक्तियों की भरमार कि होते हुए भी यह हर्ष के दरबार के चहल पहल अपने युग के सामाजिक धार्मिक जीवन का विलक्षण आभास देता है। बाद में कई और भी चरित्र लिखे गए। संध्याकर नंदी के रामचरित, ये संध्याकर नंदी की जो बुक है, ये यूपीएससी ने पूछा था एक बार कि संध्याकर नंदी का बुक का नाम बताइए। यूपीएससी सीएपीएफ में पूछा गया था, कमांडेंट वाले जो एग्जाम होते उसमें। कैवर्त जाति के किसान और पाल राजा के रामपाल के बीच कई तरह की लड़ाइयाँ हुई। किस तरह रामपाल विजयी हुए। विल्हन के बुक क्या नाम है, विक्रमांग देवचरित। विक्रमांग देवचरित विल्हन ने लिखा है। विक्रमांग देवचरित विल्हन ने लिखा है। कल्याण के चालुक्य राजा विक्रमादित्य पंचम के पराक्रमों का वृत्तांत हमें कहाँ से मिलता है, तो विक्रमांग देवचरित से हमें मिलता है। 12वीं-13वीं सदी में गुजरात में कई सेठों के भी चरित्र जीवनी लिखे गए। इस तरह की ऐतिहासिक रचनाएं दक्षिण भारत में भी हुई होंगी। अभी तक ऐसा एक ही वृत्तांत प्रकाश में आया जिसका नाम है मूसिक वंश। इसकी रचना अतुल ने 11वीं सदी में की। इस मूसिक राजवंश का वृत्तांत है जिसका शासन उत्तरी केरल में था, परंतु आरंभिक ऐतिहासिक लेखक जो हैं का सबसे अच्छा उदाहरण है राजतरंगिणी। अब यहीं से हमारा माना जाता है कि ये भारत में इतिहास लेखन की पहली प्रमाणिक पुस्तक जो मानी जाती है राजतरंगिणी, ये कल्हण के द्वारा लिखी गई है और इसको कश्मीर के इतिहास में सबसे बेहतरीन बुक मानी जाती है, जिसकी रचना कल्हण ने 12वीं शताब्दी में की। ये भी ध्यान रखिएगा, 12वीं शताब्दी में की। ये कश्मीर के राजाओं का चरित्रों का संग्रह है। दरअसल यह पहली कृति है जिसमें आज के अर्थ में इतिहास के बहुत कुछ लक्षण विद्यमान होते हैं। ओके, तो यहाँ तक रहा आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। इतिहास का निर्माण हमें नहीं पढ़ना है क्योंकि वो आपके काम का नहीं है। यहाँ तक था आपके लिए इम्पॉर्टेंट इस चैप्टर में। अब अगला चैप्टर जो है भौगोलिक ढांचा है, इसको भी मैं पढ़ाऊँगा क्योंकि कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं चाहता हूँ कि संपूर्ण रूप से मैं पढ़ाऊँ आपको और आप पढ़ें एक बार, देखें कि इतिहास क्या होता है। एक बार अच्छे से भी पढ़ के देखें, कब तक लूसेंट पढ़ते रहेंगे। कल को क्या पता पैटर्न चेंज हो जाए, एंशिएंट हिस्ट्री से पीटी मेंस में भी खूब सवाल पूछने लग जाए और आपके लिए वो मुश्किल हो जाए। तो इसलिए इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। अगला जो भौगोलिक ढांचा है, इसके कुछ सवालों का आज ज़रूर देख लेंगे, अगले लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर सवाल, भारत के प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों का वर्णन करें। इतिहास को समझने के लिए भौगोलिक स्वरूप की जानकारी क्यों आवश्यक है। यूपीएससी मेंस हिस्ट्री ऑप्शनल का सवाल।
हिस्ट्री ऑप्शनल का सवाल है। प्राचीन भारत इतिहास से उदाहरण देते हुए विवेचना कीजिए इसका। बताएं कि भारत में कौन कौन सी प्रमुख धातुएं पाई जाती हैं, प्राचीन काल में इनका क्या क्या उपयोग किया जाता था। बेहतरीन सवाल। भारतीय इतिहास और संस्कृति के विकास में एकता लाने भौगोलिक ढांचे का क्या हाथ है। भारत के अनेकता में एकता लाने में भौगोलिक ढांचे का क्या महत्व है। कितना बेहतरीन सवाल है ये। इसको अगर आप लिखना सीख जाएंगे तो इतिहास आप समझ जाएंगे, लेकिन लिखे कौन, पढ़े कौन, है ना। भारत के बाह्य रेखीय मानचित्र में निम्नलिखित स्थानांकित कीजिए। खैबर, बेलन, गोमल, हस्तिनापुर, प्रयाग, बनारस, पाटलिपुत्र, अरिका मेरू, अभी मैंने जिक्र किया था किसी चीज़ को लेकर, हजारीबाग, महाबलीपुरम, कावेरीपट्टनम, इसका भी जिक्र किया है मैंने आज, सिंहभूम, कोलार, खैत्री और उज्जैन वगैरह जो थे ये शिक्षा केंद्र थे, प्राचीन शिक्षा केंद्र। उज्जैन, बनारस मिथिलांचल का क्षेत्र हो गया, ये सब प्राचीन शिक्षा केंद्र रहे हैं। भारत की प्रमुख नदियों की सूची बनाएं और उन्हें भारत के बाह्य रेखीय मानचित्र पर अंकित करें। ये सब तो क्रियाकलाप हो गया, लेकिन मुख्य रूप से ये जो सवाल है दूसरे नंबर से लेकर चौथे नंबर तक, इसको ज़रूर लिखने की कोशिश कीजिएगा। मैं ये चैप्टर कल पढ़ाऊँगा, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, उम्मीद करता हूँ ऐसा। जैसा भी आपका फीडबैक होता है बताइएगा। कल हम डिटेल में भूगोल को इतिहास से जोड़ेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।